और क्या ऐसा भी होता है कि हम बाहर से देख करके किसी को बता सकते हैं कि इस इंसान को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी? जैसे आपने बताया था ना कि स्किन डिस्कलरेशन, गर्दन के यस, पीछे यस, वाली लाइन, यस, तो यस। कोई और चेंजेस बॉडी में? ऐसा इसके अलावा ऐसे कोई चेंजेस देखिए ऐसा है कि जो लिवर जब कंप्लीटली फेलियर में चला जाता है तो उसके कुछ पेरिफेरल साइंस होते हैं। बट जो फैटी लिवर है उसका कोई साइन नहीं है। बट अगर आप किसी ओबीज आदमी को देख रहे हैं तो ओबेसिटी जो है जिनको उसमें 80% लोगों को फैटी लिवर होगा। अच्छा। तो अब ये नहीं कह सकते कि ओबीज हैं तो मतलब ऑलमोस्ट यू आर श्योर कि इनको फैटी लिवर तो होगा। अच्छा। यस, इसके अलावा फैटी लिवर के कोई ऐसे पेरिफेरल साइंस नहीं होते जो आपको देख के मैं कह सकता हूँ कि आपको फैटी लिवर। जैसे मैंने कहा दुबले लोगों में भी होता है, एकदम लीन लोगों में भी होता है। तो आपको लगेगा कि तो फिट है एकदम, बट आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो फैटी लिवर होगा, ग्रेड 3 फैटी लिवर होगा या बहुत फाइब्रोसिस हो रखी होगी। तो ये देख के प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज़ बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि फैटी लिवर की प्रॉब्लम ना हो, खाने में भी और नॉर्मल डेली रूटीन में भी? ओके, सो अब हेल्दी लाइफस्टाइल एक टर्म है जो सबको पता है, हेल्दी लाइफस्टाइल सब कुछ चाहते लेकिन हैं कोई करना। फॉलो नहीं यस, करता। तो आपको ऐसा है कि आपके डाइट में फैटी लिवर का कॉज अगर आप समझेंगे तो आपको पता है कि क्या अवॉइड करना है। तो पहले तो बीमारियों जो हैं जिनको उनको रूल आउट कर लेते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज की स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए आपको, है ना। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां जो अगर आपको प्रिस्क्राइब है, क्योंकि जेनेटिक किसको प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप कितने लंबे टाइम तक कंट्रोल रखते हैं। तो अगर आपको वो सब प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन। इसके अलावा डाइट में अब अगर जो जंक फूड है, जहाँ पे बहुत प्रोसेस्ड फूड है, जो भी आपके पिज्ज़ा, बर्गर्स, जो चिप्स होते हैं और भी जो नमकीन है, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड जो है, वो फैटी लिवर को प्रमोट करता है। ठीक है। दूसरा बहुत हाई फैट डाइट, तो आपका लिवर जो है फैट को प्रोसेस करता है, तो उसकी कैपेसिटी को अगर आप एक्सीड कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा फैट्स जमा कर लेगा। तो हाई फैटी डाइट नहीं लेना है। आपके डाइट में लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स यानी कि कैबेज, ब्रोकली, इस तरह की जो सब्जियां हैं, ये सब सब्जियां हेल्पफुल होती हैं। हेल्दी फैट जो होता है जैसे नट्स हो गए, हेल्दी ऑयल्स हो गए जो सीड ऑयल्स वगैरह होते हैं। जैसे आप कुछ बता दीजिए क्योंकि लोग आजकल कहते हैं कि तेल खाना बंद ही कर दो एकदम से। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। देखिए, ऑयल आपका एनिमी नहीं है और आपके बॉडी में जितनी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ज़रूरत है, वैसे ही आपको फैट की ज़रूरत है। जो आपके हार्मोन्स ये सब फैट से बने हुए हैं। तो अगर आप फैट नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट आपको फैट की मात्रा रिस्ट्रिक्ट करनी है और अच्छे फैट की तरफ जाना है। जो ट्रांस फैट्स है, जो एनिमल सोर्सेज़ में जैसे रेड मीट वगैरह में होता है या जो प्रोसेस्ड फूड में आजकल काफ़ी जगह बैन हो गया है। अगर आप देखेंगे कई बार चिप्स के पैकेट में लिखा रहता है ज़ीरो ट्रांस फैट्स। तो बट अगर वो आप ऐसी किसी कंपनी का ले लेंगे तो उसमें कुछ नहीं लिखा होगा। तो यू शुड अवॉइड ट्रांस फैट्स। तो इस तरह की चीज़ें, बट आपको फैट ऐसा नहीं है कि आपको कट डाउन करके ज़ीरो कर देना है, क्योंकि फैट की आपको रिक्वायरमेंट है। और तो वो तेल वाला जो आप बता रहे थे? तेल में जैसे-जैसे कुछ हेल्दी ऑयल्स हैं जो जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब ऑयल्स हेल्दी हैं। तो ये लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्दी है बोल के फिर आप उसको किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट आपकी कुकिंग में आप उसको यूज़ करिए रादर दैन यूजिंग एनिमल फैट और अदर थिंग्स फॉर कुकिंग। या अच्छा, अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरा फैटी लिवर रिवर्स हो जाए, तो आप क्या उसको एडवाइस देना चाहेंगे कि वो यस, क्या-क्या चीज़ें करे, क्या-क्या चीज़ें छोड़ दे अगर उसको हो गया है तो? ओके। सो फैटी लिवर जो है बहुत ही ऐसा करूँ उसका इलाज बहुत सस्ता है ना? क्यों? क्योंकि कोई दवाई जो है आजकल 100% प्रूवन नहीं है कि ये फैटी लिवर रिवर्स करती है। तो सस्ता क्यों है? क्योंकि कोई खर्चा नहीं है। आपको करना क्या है? वेट लॉस। देयर इज ओनली वन प्रूवन थेरेपी जो हर स्टडी में, लॉन्ग टर्म स्टडीज में दिखाया गया है कि फैटी लिवर रिवर्स कर सकता है, वो है वेट लॉस। और वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब 30 40 50 किलो, अगर आप 100 किलो के हैं तो 30-40% वेट लॉस कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। बट इवन 10% ऑफ वेट लॉस 30 to 50% ऑफ फैट लॉस में आपको हेल्प करेगा फैटी लिवर में। ओके, लेकिन जो फिर पतले लोग हैं, उनमें ही अगर फैटी लिवर हो गया तो तो फिर वो कितना वेट तो लॉस करें? अब देखिए ऐसा है कि पतले लोगों में जैसे मैंने बताया कि फैटी लिवर के कुछ कारण होंगे कि क्यों उनको हो रहा है। हो सकता है कि उनके डाइट में कुछ प्रॉब्लम है या मोस्टली इनको जैसे डायबिटीज है या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, इस तरह की चीजें हैं। तो वहां पे वेट लॉस शायद हेल्प ना करें। वहां पे जो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना होगा। यस, बट मोस्टली जो सबसे कॉमन है वो वेट लॉस जो है, देखा गया है कि वेट लॉस वो भी 10% ऑफ योर वॉट एवर वेट यू आर,
अगर आप 100 किलो के हैं तो 90 पे आ जाइए, 90 के हैं तो 81 पे आ जाइए. So 10% of weight loss will reduce fatty liver from 30 to 40 to 50% from your Okay. body. Yes. Weight loss is very much Yes. important. Weight loss is not very much, it is the most important. Important thing. Yes. डाइटरी और ये सब चीजें आपको एक तो वेट लॉस में हेल्प करेंगी और इसको लॉन्ग टर्म में इसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेंगी. बट अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिट आपको कितना मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता. बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा. इसके अलावा एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि कार्डियो और ये जो एक्सरसाइजेस हैं आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 5 डेज कार्डियो करना है. हफ्ते में 1, 2 या 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कुछ भी लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें. और इसके साथ आपका जो डाइट है, डाइट ऑल्सो हमने डिस्कस कर लिया है कि आप थोड़े से लो कार्ब, हाई फाइबर और लेस फैट का खाना जो है आप अगर खाएंगे तो ये आपके लिवर हेल्थ के लिए बेस्ट है. आपने जहाँ पे एक्सरसाइज की बात की जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कार्डियो, तो कार्डियो तो चलिए जॉगिंग रनिंग हम बाहर जाकर के कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते, तो कुछ ऐसे होम वर्कआउट्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने लिवर को सही रखने के लिए? अब देखिए ऐसा है कि मैं एक्सरसाइज एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स आई थिंक आपके यूट्यूब पे और बहुत सारे चैनल्स पे हैं अवेलेबल. एंड देखिए ऐसा है कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी वेट के अगेंस्ट आप अपने मसल्स को यूज कर रहे हैं. तो अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट के कुछ वीडियोस देख लें जो आपको घर में मैनेजेबल हैं, फ्री वेट्स जो होते हैं, सिंपल वेट्स, उसके साथ आप करें एक्सरसाइज, दैट इज इनफ. आपको जिम में, वही मैं कह रहा हूँ कि द आइडिया इज नॉट टू टर्न योर सेल्फ इनटू अ मॉडल और समथिंग, है ना. एक कॉमन आदमी भी घर में बस आपको मसल्स को आपको स्ट्रेन देना है अगेंस्ट अ वेट. एंड अगर आप उसको रेगुलरली करेंगे तो वो उस वेट को हैंडल करने के लिए आपका मसल बढ़ेगा, वॉट एवर मसल यू आर यूजिंग, एंड वो फिर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. तो आई थिंक आप कोई भी एक रेगुलर किसी चैनल से आप अपने लिए एक वर्कआउट चूज कर लें जो आपके लिए फिजिबल है, कुछ फ्री हैंड वेट्स रख लें. ये आई थिंक हर कोई अपने घर में कर सकता है. एंड यू शुड डू इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक. वो भी ऐसा भी नहीं है कि हर दिन करना है. अच्छा, सब Yes. 2-3 बार भी करेंगे तो दैट इज यस बेनिफिशियल. यस. ठीक है सर, आपके पास केसेस किस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा आते हैं, और मेल आते हैं या फिर फीमेल में केसेस ज्यादा आते हैं फैटी लिवर के? फैटी लिवर एक्चुअली फीमेल्स में ज्यादा है. अच्छा, यस. तो इसके कुछ अलग कारण हैं कि फीमेल्स में ज्यादा है फैटी लिवर के केसेस? अब देखिए कुछ तो हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, बट आई थिंक हमारी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि एक मिडिल एज्ड जो लेडीज हैं वो यूजुअली फिर वो अपना बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना एक्सरसाइज नहीं है. अब एक्सरसाइज का मतलब उनको लगता है कि घर पे थोड़ा सा हमने जो भी है, मतलब वो एक काम में वो थकते होंगे बट वो एक कार्डियो या एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो उस तरह के हैबिट्स थोड़े से अब नॉर्मल हो जाते हैं. तो यूजुअली हम जो मिडिल मैरिड एज में जो हम फीमेल्स को देख रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा है. बट उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हर एज में अब तो फैटी लिवर है, बिकॉज डाइटरी चेंजेस तो यूथ का सबसे खराब हो गया है. लोग घर में कुक नहीं करते, यूजुअली ऑर्डरिंग आउट, बाहर का खाते हैं. और बाहर सबसे इजीली अवेलेबल, जो सबसे बड़ा जो दुखद बात है कि जंक फूड इज मच चीपर. टू ईट हेल्दी इट इज कॉस्टलियर. एग्जैक्टली. तो आप 2 समोसे खा लिए, पेट भर गया आपका, बट उसमें आपने 500-600 कैलोरी खा लिए और वो तेल में ट्रांस फैट है, उसमें कुछ भी नहीं है. बट वहीं अगर आपको एक हेल्दी मील खाना है तो यू हैव टू शेल आउट मे बी 100 रुपीज और समथिंग, है ना. इवन इन ऑयल्स आल्सो, अगर आप रिफाइंड ऑयल लेते हैं तो वो ज्यादा महंगा होगा, Yes. जबकि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेंगे तो महंगा, सॉरी जो रिफाइंड Yes. ऑयल लेते हैं वो सस्ता रहता है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेंगे वो ज्यादा महंगा होगा. बिल्कुल. तो लोगों को लगता है कि फिर हम सस्ते वाले बिल्कुल. ऑप्शन को और ही choose अवेलेबिलिटी भी आप देखें हाँ. अगर, तो आपको इस तरह का खाना ज्यादा अवेलेबल है. हाँ. अगर आपको खाना प्रॉपर खाना है जिसमें सब्जी है या दाल रोटी चावल है तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता. तो इसीलिए भी मतलब कि मुझे लगता है कि ये हर एज में, स्पेशली वर्किंग क्लास में भी बहुत कॉमन होता गया है और लोग घर में खाना नहीं बना रहे आजकल. और आजकल तो अंडर कुक खाने का भी चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है कि लोग चपाती वगैरह हाफ कुक करके रखे रहते हैं या बेचते हैं, घर पे लाओ उसको वापस से बना गरम और करो. खा लो. छोले हो गए, राजमा हो गए, इन सबका मिल रहा है ऐसे पैकेजिंग में कि आप ला करके घर पे उसको कुक करके बना सकते हो. बिल्कुल. तो ये चीजें ज्यादा बढ़ावा दे रही यस. हैं. और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो इसमें जो हमारा खाने का तरीका है इंडिया में, वो ऐसा है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट होता है खाना. अगर आप अपना प्लेट देखेंगे तो उसमें या तो चपाती मेन होगा या चावल मेन होगा, एंड सब्जियां जो है हम कटोरी में रख के खाते हैं. रादर देन ये उल्टा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, सब्जियां दाल ये सब ज्यादा होनी चाहिए. प्रोटीन सोर्स कुछ नहीं होता मोस्टली. दाल एक छोटी कटोरी में कोई खा रहा होता है, सब्जियों में तो प्रोटीन नहीं होता.
तो आप देखें कि हमारे खाने का जो तरीका भी है ना, वो भी हमें एक्सेस ऑफ कार्ब्स की तरफ प्रीडिस्पोज करता है। चावल ज्यादा, रोटी ज्यादा खाते हैं यस लोग, यस। सब्जी दाल और अगर सलाद ये सब कम हाँ, रहता अगर है। सब्जी थोड़ी सी भी बची होगी तो फिर एक्स्ट्रा आपको चावल चाहिए उसको खाने के लिए, उसको आप ऐसे नहीं खाएंगे, यू नीड एक्स्ट्रा रोटी और राइस टू फिनिश दैट। तो ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए प्रमोट करती हैं, एंड एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप जब भी खाएंगे तो वो फिर एक्सेस बॉडी यूज नहीं करती, वो उसको स्टोर करके रख लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप बताइए कि फैटी लिवर के चांसेस लिवर सिरोसिस में बनने के कितने ज्यादा हैं? देखिए, फैटी लिवर जितने लोगों को, उसमें से 30% लोगों को नैश होगा, और जिनको नैश होगा उन्हीं में सिरोसिस होगा, है ना। फैटी लिवर से पर से डायरेक्टली सिरोसिस नहीं होगा। जिनमें लिवर में इंजरी हो रही है उनको नैश होता है, और उसमें से मे बी 10-15% ऑफ दैट पॉपुलेशन विल फाइनली गो इनटू सिरोसिस। और उसके मतलब अगर फैटी लिवर है वो लिवर सिरोसिस में चेंज हो रहा है जिस भी रीजन से, उसके सिम्टम्स में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं या अलग होते हैं? यस। जब देखिए, जब आपका लिवर सिरोटिक हो जाता है तो वो फिर उसकी फंक्शन फेल होने लगती है। फिर जैसे मैंने बताया कि लिवर फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं, फिर वो फैटी लिवर के नहीं रह जाते। तो फिर यही सब है, आपको जैसे पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है तो पेट फूलने लगता है ना। फिर कमजोरी वगैरह तो आ ही जाती है। इसके अलावा किसी किसी को खून की उल्टियां हो जाती हैं, हेयर लॉस होगा, है ना, मसल लॉस होगा, एनकेफेलोपैथी यानी कि पेशेंट्स पहचान नहीं पाते हैं, अब नॉर्मली बिहेव करते हैं। अच्छा, ये हाँ, सब चीजें भी हो ये सकती सब हैं? चीजें भी लिवर फेलियर में देखने को मिलता है। यस। और जॉन्डिस भी हो सकता है कुछ लोगों को। और जिसको फैटी लिवर है उसमें लिवर फेलियर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? लिवर फेलियर एक्चुअली सिरोसिस के बाद ही होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फैटी लिवर, उसमें से 30% को नैश होगा, और उसमें से मे बी 10-20% को सिरोसिस होगा, जो लिवर फेलियर की तरफ ले जाएगा आपको। और उसके भी सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं या सेम जो नहीं, आपने सेम पहले? सिम्टम्स होंगे। लिवर फेलियर किसी भी कॉज से हो, आपको सिम्टम्स एक ही जैसे होंगे। एक ही जैसे होंगे। यस। और लास्ट है कि फैटी लिवर लिवर कैंसर में कब बदल जाता है? फैटी लिवर, फिर फैटी लिवर से नैश, और उसके बाद ही लिवर कैंसर आता है। तो जब तक लिवर में इंजरी नहीं हो रही है, लिवर में कैंसर नहीं हो रहा। तो नैश के कुछ पेशेंट्स को कैंसर हो सकता है, और सिरोसिस पर से जिनको भी होता है उसमें लिवर कैंसर के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके सिम्टम्स अलग होते हैं या वो भी सेम होते हैं? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि लिवर ऑलरेडी फेल हो रखा है तो लिवर फेलियर के सिम्टम्स होंगे। अब अगर किसी को लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं और वो कुछ दिन से अचानक से बढ़ गए हैं, है ना, मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए पेन में पानी भर रहा है और दवाइयों से कंट्रोल हो रहा था, अचानक से अब नहीं हो पा रहा कंट्रोल, या खून की उल्टी हो रही थी अब बढ़ गई है, कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, बार बार आपको एडमिशन हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप किया हो आपने। उस केस में जब हम टेस्ट करते हैं तो कई बार पता चलता है कि लिवर में कैंसर है। बट लिवर कैंसर के टाइम पे जरूरी नहीं है कि कोई सिम्टम एक्स्ट्रा आए हों, इसीलिए बार बार स्क्रीन करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि इस बैकग्राउंड में इस प्रॉब्लम के साथ लिवर कैंसर डेवलप तो नहीं हो गया। तो जरूरी नहीं है कि लिवर कैंसर होगा तो सिम्टम्स में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि सेम सिम्टम्स के साथ आपको लिवर कैंसर भी हो गया हो। और फैटी लिवर में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है? फैटी लिवर में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत तभी पड़ती है जब लिवर फेल हो जाता हो है। जाता है। यस। और इसका फिर प्रोसीजर कैसे होता है कि कैसे कैसे का लिवर लिया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए, ऐसा है कि एक बार आपको ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के तौर पे अगर आप डिसाइड हो जाता है, टीम डिसाइड कर लेती है कि आपका लिवर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है कि हमें डोनर ढूंढना होता है उसके लिए। अब इंडिया में जो रिलेटिव्स हैं वही डोनेट कर सकते हैं, आपके रिलेटिव ही डोनेट कर सकते हैं, और आप अनरिलेटेड लोगों से लिवर नहीं ले सकते या कोई भी ऑर्गन नहीं ले सकते। तो रिलेटिव में ब्लड रिलेशन या? यस, ब्लड रिलेशन नहीं है, मतलब आपकी ऐसे हस्बैंड ने वाइफ दे सकती है, वाइफ को हस्बैंड दे सकते हैं, ऐसा भी होता है, बट दे शुड बी रिलेटेड एंड यू हैव टू प्रूव दिस, वो अदरवाइज वो इलीगल होता है। तो डोनर में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं लिवर लेने से पहले? तो लिवर में एक्चुअली क्या है कि किसी भी तरह के ऑर्गन डोनेशन में, जैसे मैंने कहा है कि डोनर की सेफ्टी इज पैरामाउंट, क्योंकि डोनर एक हेल्दी बंदा होता है, और जिनको आप दे रहे हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी गलती से या और किसी प्रॉब्लम से उनका लिवर खराब हो रखा है, तो उनको तो बीमारी है, बट जो दे रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं है। तो इसीलिए ऑर्गन लेने से पहले ये मेक श्योर करना है कि उनका ऑर्गन जो है बेस्ट वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो पहला तो यही होता है कि आपका लिवर में और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको अपने से कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, पता चला कि डोनर भी ओबीज हैं
डोनर भी हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, जो बाद में फैटी लिवर बन सकता है उनका, या ऑलरेडी फैटी लिवर है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होते हैं डोनर्स को, वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो पहला तो रिलेशन है, उसके बाद ऑर्गन की सूटेबिलिटी देखी जाती है कि डोनर के ऑर्गन हेल्दी है कि नहीं, हम्म, और थर्ड जो चीज है वो होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग। तो ग्रुप मैच जितना हो उतना बेटर होता है वो ऑर्गन के अपटेक के लिए। एंड फाइनली फिर हमको देखना पड़ता है कि ऑर्गन में आपके क्या होता है कि जो हमें एक ऑर्गन निकाल के दूसरे में लगाना है, तो कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। लिवर के जो इनफ्लो है, जो सप्लाई आ रही है, जो सप्लाई निकल रही है, वो सब चीज़ों के लिए कुछ टेक्निकल सर्जिकल टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो उसके लिए हम कुछ इमेजेस कराते हैं देखने के लिए कि आपका ऑर्गन उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इतनी चीज़ें जब आप क्लियर हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है, तभी जाके ये लिवर जो है डोनर से लेके रिसिपिएंट में लगाया जाता है। लगाया जाता है।